मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 31 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। नैना ने स्टैंड से एक एक करके कई ड्रेस चुनी, लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि वह पूछे किससे। अदिति या नैरा होती तो वह झट से फैसला ले लेती। बेबसी में उसने मृत्युंजय की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठा बड़े इत्मीनान से उसे ही निहार रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो नैना को चिढ़ा रही थी। नैना ने एक गहरी सांस ली और बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने हाथों के इशारों से पूछा, ये सारी ड्रेसेस कैसी है मिस्टर रनावत? लेकिन मृत्युंजय वह तो जैसे पत्थर बन गया था। उसने चेहरे पर ऐसे भाव लाए जैसे उसे नैना के इशारे समझ ही नहीं आ रहे हो। उसने कंधे उचका दिए और अपनी नज़रें मोबाइल की तरफ घुमा ली। तभी एक सेल्स गर्ल जो काफ़ी देर से यह तमाशा देख रही थी पास आई और पूछी, मैम क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? नैना को जैसे डूबते को तिनका मिल गया। उसने राहत की सांस ली और इशारों में उससे पूछना शुरू किया। बेचारी सेल्स गर्ल, वह हैरान थी कि इतनी खूबसूरत और अमीर दिखने वाली लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही है। खैर, उसने अपनी ड्यूटी निभाई और नैना के साथ ड्रेसेस देखने लगी। नैना एक एक ड्रेस उठाकर अपनी बॉडी से सटाकर दिखाती और सेल्स गर्ल की तरफ सवालिया नज़रों से देखती। सेल्स गर्ल जैसे ही कहती, मैम ये आप पर बहुत जचेगा, तभी पीछे से मृत्युंजय का ठंडा इशारा आ जाता, बिल्कुल नहीं, रिजेक्टेड। उसने बिना बोले बस अपनी गर्दन हिलाकर हर अच्छी ड्रेस को बकवास साबित कर दिया। पूरा 1 घंटा गुजर गया। नैना ने उस बीच कम से कम 50 ड्रेसेस उठाई होंगी, लेकिन हर बार मृत्युंजय का वही ना वाला इशारा उसकी मेहनत पर पानी फेर देता। अब तो शोरूम का स्टाफ्स और मैनेजर भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए थे। मैनेजर को अपनी आंखों पर शक होने लगा। क्या वाकई मेरे शोरूम का कलेक्शन इतना खराब है या फिर मिस्टर रनावत का इरादा ही कुछ और है? पूरा स्टाफ एक दूसरे का मुंह ताक रहा था। इतनी बेहतरीन और महंगी ड्रेसेस को कोई इंसान इतनी बेदर्दी से कैसे रिजेक्ट कर सकता है? लेकिन वे जानते थे कि सामने मृत्युंजय रनावत बैठा है, वो जो चाहे कर सकता है। ऐसे कई घंटे गुजर गए। शोरूम का नज़ारा किसी फिल्म के सेट जैसा था। एक तरफ ढेर सारे रिजेक्ट किए हुए कपड़ों का अंबार था, तो दूसरी तरफ मृत्युंजय और नैना की मौन जंग। पूरा स्टाफ और मैनेजर हैरान परेशान थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी कोने में खड़ी एक सेल्स गर्ल ने दूसरे के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो लग रहा है कि इनके बीच खामोशी का युद्ध चल रहा है। देखो ना, ना मैम कुछ बोल रही है ना सर, सारा खेल सिर्फ इशारों में ही हो रहा है। दूसरी सेल्स गर्ल ने मुस्कुराई और बोली, पर कितना क्यूट लग रहे हैं ना, उनकी ये लड़ाई भी कितनी रोमांटिक है, साथ में कितने प्यारे लगते हैं दोनों। जब पहली बार इन्हें मीडिया में देखा था तभी समझ गई थी कि इनकी जोड़ी कमाल की है। देख कैसे मैडम झुंझुला रही है और सर को उन्हें तंग करने में कितना मज़ा आ रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी, लेकिन समस्या गंभीर थी। पूरा शोरूम अब कपड़ों से भर चुका था और नैना का हाथ अब भी खाली थी। मृत्युंजय ने अपनी रिजेक्शन की तलवार जैसे म्यान से बाहर ही रखी थी। नैना का दिमाग अब गुस्से से फट रहा था। वह मन ही मन उसे कोस रही थी, मैं जानती हूँ मिस्टर रनावत, आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। आपको पता है कि मुझे शॉपिंग करना नहीं आता है, इसलिए आप मेरी फिरकी ले रहे हैं। मेरी ही गलती थी जो मैंने आपसे पंगा लिया, और उससे भी बड़ी गलती की मैं आपके साथ शॉपिंग पर आई। आप सच में बहुत बुरे हैं। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और ढेर सारी झुंझुलाहट थी। मैंने सोचा था कि मेरी खामोशी आपको बेचैन कर देगी। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है। मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहती थी कि मेरी चुप्पी आपको चुभती है, पर यहाँ तो आपने मेरा ही जीना मुहाल कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? नैना ने मायूस नज़रों से मृत्युंजय को घूरा। वही मृत्युंजय, वह तो सोफे पर ऐसे पसरा था जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। उसने अपना चेहरा इतना मासूम बना रखा था जैसे उसे नैना की एक भी बात समझ नहीं आ रही हो। उसकी आंखों की शरारत बता रही थी कि वह नैना को परेशान करने में उसे मज़ा आ रहा है। नैना अब पूरी तरह से मायूस हो चुकी थी।
4 घंटे बीत चुके थे। पूरा शोरूम भी अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन शॉपिंग की लिस्ट अब भी अधूरी थी। उसके पैर दुखने लगे थे और उससे भी ज़्यादा उसका दिल भारी हो रहा था। तभी मृत्युंजय बड़े इत्मीनान से सोफे से उठा। उसने एक लंबी उबासी ली, जैसे वह दुनिया का सबसे थका हुआ इंसान हो, और धीरे धीरे चलकर नैना के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आवाज़ में जानबूझकर एक मासूमियत भरते हुए कहा, स्वीट हार्ट, और कितना टाइम लगेगा? देखो, मैं बहुत बोर हो गया हूँ। तुम कोई ड्रेस ले क्यों नहीं लेती? क्या तुम्हें इस पूरे शोरूम में कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है? अगर कहो तो हम कहीं और चले। नैना ने उसे घूरकर देखा और मन ही मन बोली, कहीं और चले, ताकि वहाँ जाकर आप अगले 4 घंटे बर्बाद कर सके। ऐसे तो पूरा दिन और पूरी रात गुजर जाएगी, पर आप मुझे कुछ भी पसंद नहीं करने देंगे। मृत्युंजय ने उसके चेहरे के करीब झुककर दोबारा पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो स्वीटहार्ट? क्या मुझे सचमुच तुम्हारे इशारे समझ में नहीं आ रहे हैं? बस एक बार कुछ बोल दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आखिर मेरी पसंद बहुत लाजवाब होती है, पता है ना? मृत्युंजय धीरे से उसके सामने झुका और उसकी आंखों में अपनी गहरी नजरें डाल दी। उसके शब्दों में एक गहरा इशारा छिपा था, जैसे वो कह रहा हो कि तुम भी तो मेरी ही पसंद हो, तभी इतनी लाजवाब हो। मृत्युंजय का चेहरा इस वक्त नैना के इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें नैना की गालों को छू रही थी। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके होठ कुछ बोलने के लिए फरफराए। मृत्युंजय की आंखों में एक अजीब सी चमक और उत्साह था। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि नैना अब अपनी चुप्पी तोड़ेगी और उससे बातें करेगी। बोलो ना स्वीटहार्ट, मदद कर दूं? वह एक सम्मोहक अंदाज में फुसफुसाते हुए पूछा, लेकिन अगले ही पल नैना ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और 2 कदम पीछे हट गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मृत्युंजय की उम्मीद एक पल में टूट गई। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई और वह बुदबुदाया, बहुत जिद्दी हो तुम स्वीटहार्ट, बहुत जिद्दी। नैना ने गुस्से में कुछ ड्रेसेस झपटकर उठाए और तेजी से ट्रायल रूम के अंदर चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसने एक राहत भरी सांस ली और बुदबुदाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अब आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। आज नैना अपनी पसंद के कपड़े ही पहनेगी और आपको दिखाएगी कि वो आपके बिना भी सब कर सकती है। उसने हाथ में पकड़ी ड्रेसेस को गौर से देखा और खुद से ही पूछने लगी, पक्का ये सारी ड्रेसेस खूबसूरत होंगे ना? देखने में तो शानदार लग रहे हैं, और इतने महंगे हैं तो जाहिर है कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होंगे। वहीं बाहर बैठे मृत्युंजय बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन नैना अभी तक ट्रायल रूम से बाहर नहीं आई थी। वहीं अंदर नैना की हालत खराब थी। उसने अब तक कई ड्रेसेस ट्राई कर ली थी, पर उसे एक भी पसंद नहीं आ रही थी। उसे खुद पर और अपनी पसंद पर गुस्सा आ रहा था। मृत्युंजय ने सोफे से उठते हुए मन ही मन कहा, पक्का उसे कुछ भी पसंद नहीं आया होगा, और उसकी जिद ऐसी है कि वह मुझसे अब पूछेगी भी नहीं। वह इत्मीनान से उठा और खुद ड्रेसेस के रैक को देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक ऐसी ड्रेस पर पड़ी जो उस पूरे वीआईपी सेंटर की शान लग रही थी। उसे देखते ही मृत्युंजय की आंखों में एक चमक आ गई। वह एक बेहद खूबसूरत हाफ शोल्डर वेस्टर्न गाउन था, जिसका रंग और चमक किसी का भी दिल जीत ले। मृत्युंजय ने सेल्स गर्ल को इशारा किया और भारी आवाज़ में कहा, यह ड्रेस मैडम को दे दो, उनसे कहो कि इसे ट्राई करें। सेल्स गर्ल ने बड़े उत्साह से वो ड्रेस उठाई और बोली, सर, आपकी पसंद वाकई काबिले तारीफ है। यह हमारे लेटेस्ट कलेक्शन का सबसे टॉप पीस है। यह अभी तक मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ है। अगर मैडम इसे पहनती हैं तो वह इसे पहनने वाली पहली शख्स होंगी। वाकई यह ड्रेस उनके लिए ही बनी है। सेल्स गर्ल ट्रायल रूम के पास गई और दरवाज़ा खटखटाकर वह ड्रेस नैना को थमा दी। जैसे ही नैना ने उस गाउन को अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसका सारा फ्रस्ट्रेशन एक पल में गायब हो गया। वह रेशमी कपड़ा, वह डिज़ाइन, नैना ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, वाह, यही तो चाहिए था मुझे, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। उसे नहीं मालूम था कि यह उसकी नहीं बल्कि मृत्युंजय की पसंद है। नैना उस खूबसूरत ड्रेस को देखकर इतनी उत्साहित हो गई थी कि वह जल्दीबाजी में ट्रायल रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक करना ही भूल गई। उसका पूरा ध्यान बस उस गाउन पर था।
उसने जैसे ही उसे पहनना शुरू किया, अचानक ड्रेस की जीप उसके खुले बालों में बुरी तरह से उलझ गई। ड्रेस बीच में ही फंस गई। ना वो नीचे जा रही थी और ना ही ऊपर। वह पसीने पसीने हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह तो बुरी तरह से फंस गई है। उसने पूरी कोशिश की, अपने हाथों को पीछे ले जाकर बालों को निकालने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। वह ना तो उस हालत में बाहर जा सकती थी, ना ही किसी को आवाज दे सकती थी। उसकी धड़कनें तेज होने लगी और आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। वहीं बाहर मृत्युंजय की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे शॉपिंग में इतना वक्त बिताने की आदत नहीं थी। इतनी देर, अंदर सब ठीक तो है ना? वह सोफे से उठा और सीधे ट्रायल रूम की ओर बढ़ा। उसने 1-2 बार दरवाजा खटखटाया। स्वीटहार्ट, आर यू ओके? लेकिन नैना अपनी उलझन में इतनी खोई थी कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। मृत्युंजय ने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला है। उसके मन में अनहोनी का डर बैठ गया। कहीं वह बेहोश तो नहीं हो गई? बिना एक पल गवाए वह दरवाजा धकेला और अंदर कदम रख दिया। अंदर का नजारा देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। नैना ने जैसे ही महसूस किया कि कोई अंदर आ गया, वह बुरी तरह सक पका गई। उसकी आवाज़ उसके हलक में अटक गई और वह खुद को ढकने की नाकाम कोशिश करने लगी। मृत्युंजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली और पीठ फेर कर खड़ा हो गया। ट्रायल रूम के उस छोटे से केबिन में सन्नाटा इतना गहरा था कि उन दोनों की तेज धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। मृत्युंजय की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाई, आई एम सॉरी। फिर वह एक पल रुका और उसने शरारती अंदाज में बोला, दरवाज़ा खुला था तो मुझे लगा तुम कहीं कपड़ों के ढेर में दब तो नहीं गई ना? वही नैना मन ही मन मृत्युंजय को कोस रही थी। आपको दिखाई नहीं दे रहा मिस्टर रनावत कि मैं सच में मुसीबत में हूँ और आप इस वक्त जानबूझकर मजे ले रहे हैं? तभी मृत्युंजय के स्वर में एक बनावटी बेरुखी और होठों पर एक सातिर मुस्कान थी। वह बोला, ठीक है स्वीटहार्ट, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। मैं जा रहा हूँ, तुम ट्राई कर लो, मैं इंतज़ार करूँगा। नैना की आंखें हैरानी से फैल गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, ऐसे कैसे आप जा सकते हैं मिस्टर रनावत? आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ बेबस हूँ। यह नहीं कि मेरी मदद करे या किसी सेल्स गर्ल को बुला दे। पर नहीं, आपको तो बस मुझे परेशान करना है। मृत्युंजय सच में जाने के लिए हुआ। वह जानता था कि नैना अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसे पक्का रोकेगी। वही नैना का सब्र जवाब दे गया। आखिरकार उसने अपनी सारी जिद और कसमों को ताक पर रख कर बोल पड़ी, मिस्टर रनावत प्लीज़ रुकिए। मृत्युंजय के कदम वहीं ठिठक गए। उसके चेहरे पर एक गहरी और विजयी मुस्कान फैल गई। उसने आखिरकार नैना को बोलने पर मजबूर कर दिया था। नैना ने रूंधे हुए गले और झुंझुलाहट में अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोली, मिस्टर रनावत प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, किसी सेल्स गर्ल को बुला दीजिए, मेरी ड्रेस फंस गई है प्लीज़। उसकी आवाज़ उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी, लेकिन वो भी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी आवाज़ को जितना हो सके उतना मासूम बनाया और पूछा, सॉरी स्वीटहार्ट, क्या कहा तुमने? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ मिस्टर रनावत, मैं आपसे ही कह रही हूँ। प्लीज़ किसी को भेजिए ना मेरी मदद के लिए। नैना की कांपती हुई आवाज़ निकली। मृत्युंजय के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आई और बोला, क्यों भेजूं? इतने घंटों से मुझे परेशान करी हो, अब खुद ही संभालो। नैना की आंखों में आंसू भर आए। बालों में जिप की खिंचाव की वजह से उसे असहनीय दर्द हो रहा था। वह सिसकते हुए बोली, प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। नैना की बेबस आवाज़ सुनते ही मृत्युंजय का पत्थर जैसा दिल तड़प उठा। उसे मजाक सूझना बंद हो गया। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर ट्रायल रूम का स्विच ऑफ कर दिया। पूरे केबिन में गहरा अंधेरा छा गया। नैना सक पका गई। मिस्टर रनावत, ये क्या कर रहे हैं आप? यह मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज़ किसी को बुलाइए। लेकिन मृत्युंजय चुपचाप पलट गया। अंधेरा इतना घना था कि नैना उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी पारखी नज़रें और उसका अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता था। वह नैना की स्थिति को एक नज़र में ही समझ चुका था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर और भी सिमट गई। मिस्टर रनावत, आप करना क्या चाहते हैं?
मृत्युंजय अब बिल्कुल उसके करीब था। उसकी गर्म सांसें नैना की गर्दन को छू रही थी। वो धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, शांत रहो, हिलना मत, मैं निकाल दूंगा। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? नैना ने झुंझुलाकर कहा। अंधेरे में आपको कैसे दिखेगा? आप किसी को भेज क्यों नहीं देते? मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मृत्युंजय ने बहुत ही संजीदगी से कहा। इस वक्त तुम जिस हालत में हो स्वीट हार्ट, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें इस तरह देखे। यह सुनते ही नैना की जुबान जैसे सिल गई। उसकी नाराजगी पर शर्म हावी हो गई और उसने अपनी पलकें झुका ली। मृत्युंजय ने बहुत ही कोमलता से अपने हाथ बढ़ाए। वह इतनी सावधानी से नैना के उलझे हुए बालों को जिप से बाहर निकाल रहा था कि उसे जरा भी दर्द ना हो। काम करते वक्त अनजाने में उसकी उंगलियां बार बार नैना की नंगी पीठ को छू रही थी। उस स्पर्श से नैना के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। मृत्युंजय का पूरा ध्यान उस जिप पर था, लेकिन उस छोटे से अंधेरे कमरे में उन दोनों की बढ़ती धड़कनें एक नया ही एहसास लिख रही थी। दोनों बिल्कुल करीब थे, इतने करीब कि मृत्युंजय की परफ्यूम की महक नैना की सांसों में बस रही थी। उसकी उंगलियों का वह कोमल स्पर्श नैना को बेचैन कर रहा था। उसके दिल में गिटार बजने लगा था। वह अपनी भारी होती सांसों को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मृत्युंजय ने बड़ी नजाकत से उसकी आखिरी उलझे हुए बाल को जिप से बाहर निकाला, ड्रेस को नीचे की तरफ ठीक किया और पीछे से जिप ऊपर चढ़ा दी। जैसे ही काम पूरा हुआ, मृत्युंजय ने धीमी आवाज में कहा, हो गया। नैना ने अपनी तेज धड़कनों को शांत करते हुए बड़ी मुश्किल से शब्द जुटाए और कहा, थैंक यू। और फिर वो वहाँ से हटने ही वाली थी कि मृत्युंजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने बिजली की तेजी से नैना की दोनों कलाइयाँ पकड़ी और उसे ट्रायल रूम के दीवार से सटा दिया। नैना, जिसने अभी अभी खुद को संभाला था, फिर से बेकाबू होने लगी। उस अंधेरे और संकरी जगह में उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मृत्युंजय ने उसके चेहरे के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, ऐसे कैसे स्वीट हार्ट, अभी तो मेरा हिसाब बाकी है। बताओ कैसी लगी अपनी खामोशी? आखिरकार तुम्हें इस मृत्युंजय रनावत की मदद लेनी ही पड़ी ना। मुझे चैलेंज करने चली थी। आइंदा कभी ऐसी गलती मत करना, समझी? नैना को जैसे उसकी धमकियां सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसका पूरा ध्यान उसकी नज़दीकी पर था। वह हकलाते हुए बोली, आप मेरा हाथ छोड़ेंगे? लेकिन मृत्युंजय और करीब झुक गया। उसकी आवाज़ अब और भी भारी हो गई थी। नहीं, पहले यह बताओ कि तुमने यह सब ड्रामा क्यों किया? मुझे इतने घंटों से परेशान क्यों कर रही थी? क्या साबित करना चाहती थी तुम? नैना ने हिम्मत जुटाई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आपको क्यों फर्क पड़ता है कि मैं आपसे बात करूं या ना करूं? आप तो खुद चाहते थे ना कि मैं आपकी इजाज़त के बिना कुछ ना बोलूं। क्या सच में आपको फर्क पड़ता है? फर्क शब्द सुनते ही मृत्युंजय की पकड़ उसकी कलाई पर और भी सख्त हो गई। वह बिल्कुल उसके होठों के करीब झुका और बर्फीली आवाज़ में बोला, मुझे फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन तुम मेरी इजाज़त के बिना खामोश भी नहीं रह सकती। आइंदा ऐसा घटिया खेल मेरे साथ मत खेलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अब चलो, से सॉरी टू मी, कहो कि तुमने गलती की है और आगे से ऐसा ड्रामा नहीं करोगी। नैना ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी गर्दन अकड़ाई और गुस्से से बोली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मेरी मर्जी, मुझे खामोश रहना था, मैं रहूँगी। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मृत्युंजय के होठों पर एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान आई। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरी इजाज़त के बिना कुछ नहीं करोगी, और अब ये तेवर क्यों? नैना ने झटके से अपना चेहरा फेर लिया। मूड बदल गया मेरा, अब क्या? मृत्युंजय उसके और भी करीब झुक गया। इस बार उसके चेहरे की शक्ति में एक अजीब सी नरमी भी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों नैना का इतना करीब खींचा चला जा रहा है, पर उसे यह एहसास बहुत सुकून दे रहा था। वह धीरे से फुसफुसाया, आखिरी मौका दे रहा हूँ, सॉरी बोलो। नैना अपनी जिद पर अड़ गई। उसने साफ इनकार में अपना सिर हिला दिया। जब मृत्युंजय ने देखा कि वह झुकने को तैयार नहीं है, तो उसने अपनी पकड़ ढीली करने की बजाय और गहरी कर दी। वह नैना की गर्दन के पास झुका और अपनी हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी को उसकी कोमल त्वचा पर धीरे धीरे रगड़ने लगा। नैना की सांसें बुरी तरह उखड़ने लगी। वह सिहर उठी और अपनी कांपती आवाज़ में बोली, मिस्टर रनावत, छोड़िए मुझे,
क्या करें आप? दरवाज़ा खुला है, कोई देख लेगा हमें। तो देख लेने दो, मृत्युंजय ने बेपरवाही से कहा। उसकी आवाज़ में एक नशा था। अगर चाहती हो कि कोई हमारी नज़दीकियाँ ना देखे तो अभी के अभी सॉरी बोलो और यही सब खत्म करो, वरना मैं अपनी सज़ा देना बहुत अच्छे से जानता हूँ। नैना के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो समझ गई कि इस बार मृत्युंजय पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रायल रूम के उस छोटे से अंधेरे केबिन में, जहाँ बाहर की दुनिया का शोर थमा हुआ था, नैना को अपनी धड़कनों के साथ साथ मृत्युंजय की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार नैना अपनी जिद हार गई। उसने अपनी आंखें बंद की और बेहद धीमी कांपती हुई आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी। जैसे उसके मुंह से वो शब्द निकला, मृत्युंजय तुरंत उससे दूर हो गया। उसने अपने कोट का बटन ठीक किया और झटके से लाइट ऑन कर दी। अचानक हुई रोशनी से नैना की आंखें चौंधिया गई। मृत्युंजय की गहरी नज़रें नैना के चेहरे पर टिक गई, जो शर्म और घबराहट से बिल्कुल गुलाबी पड़ चुका था। उसकी सफ़ेद गर्दन पर मृत्युंजय की दाढ़ी की हल्की रगड़ के लाल निशान उभर आए थे, जो उनकी नज़दीकी की गवाही दे रहे थे। मृत्युंजय के चेहरे पर फिर से वही पुरानी सख्ती लौट आई। उसने ठंडे लहजे में कहा, आइंदा मेरे साथ ऐसा खेल मत खेलना, वरना अगली बार मैं इससे भी बुरी हालत कर सकता हूँ। अब आ जाना बाहर। उसके जाने के बाद नैना ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाली। शीशे में अपनी रंगत देखी। उसका चेहरा शर्म से पूरी गुलाबी हो चुका था, लेकिन वह एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, पर सच तो यह है कि आपको मेरे पास आना अच्छा लग रहा था। कुछ तो है, तभी तो आप भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। आप मान क्यों नहीं लेते कि आपको फ़र्क पड़ता है? और ये जो आप बनावटी गुस्सा मुझ पर दिखा रहे हैं ना, इसके पीछे छिपी मोहब्बत को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वहीं दूसरी ओर अगस्त और अदिति जब घर पहुँचे तो अगस्त ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में उसे समझा दिया था कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसने पूरी बात नहीं बताई थी और अदिति ने भी उसके चेहरे की थकान और आंखों की सच्चाई देखकर ज़्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं समझा। जैसे वे अंदर दाखिल हुए, सरला जी की नज़र अगस्त पर पड़ी। उसे देखते ही उनके मुरझाए हुए चेहरे पर जैसे रौनक लौट आई। अगस्त ने बिना एक पल की देरी किए बहुत ही आदर और झुककर सरला जी के सामने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। यह मंजर देखकर पास खड़ी अदिति की आंखें नम हो गई। उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा होने लगा। मैंने कितनी आसानी से उसे गलत समझ लिया। मुझे इसे इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए था। वहीं सरला जी मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें तो लगा था कि शायद। अगस्त ने बीच में ही उनकी बात काटते हुए कहा, सॉरी आंटी, मैं बहुत ही ज़रूरी और पेचीदा काम में फंस गया था, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपनी जुबान से मुकर जाऊं। मुझे आपकी उम्मीदें टूटने का बहुत दुख है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सरला जी का दिल पिघल गया। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब आ गए हो तो सब ठीक है। आज तुम बिना खाना खाए यहाँ से नहीं जाओगे। इतना कहकर सरला जी रसोई की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर कुछ सोचकर दूसरे कमरे में चली गई। वहीं अदिति, जो अब तक खामोश खड़ी सब देख रही थी, थोड़ी शर्माती हुई सब्जियों का थैला लेकर किचन में चली गई। अगस्त की नज़रों का घेरा अब भी उस पर था। जैसे ही उसने देखा कि सरला जी किचन में नहीं है, वह दबे पांव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ गया। रसोई में अदिति तेजी से हाथ चला रही थी, पर उसके दिल की धड़कनें अगस्त की आहट को पहचान चुकी थी। वहीं अगस्त किचन के दरवाजे पर कंधे टिकाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी मदहोशी थी, जैसे वह कई दिनों का प्यास बुझा रहा हो। वह बस खामोशी से उसे ही देख रहा था। अदिति को जैसे ही उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस हुई, उसने बिना पीछे मुड़े कहा, ऐसे मुझे क्या देख रहे हो मिस्टर अगस्त? अगस्त ने एक धीमी और गहरी सांस ली। बस देख रहा हूँ कि कैसे तुम मेरी जान निकाल रही हो। यह सुनते ही अदिति के हाथ रुक गए। उसने चौंक कर पीछे देखा और उससे घूरते हुए बोली, क्या मतलब? मैंने कब तुम्हारी जान निकाली? अगस्त ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया। कितनी मासूम हो तुम मेरी छिपकली। इतने दिन मैंने तुमसे बात नहीं की क्योंकि मैं काम में फंस गया था, पर तुम तो मुझे एक कॉल कर सकती थी ना, या मेरी आवाज़ सुनने का मन नहीं किया? अदिति ने अपनी झुंझुलाहट छिपाते हुए चेहरा फेर लिया। हाँ कर सकती थी, लेकिन मुझे नहीं करना था। अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे शांति से खाना बनाने दो।
लेकिन अगस्त आज रुकने के मूड में नहीं था। वह दबे पांव आगे बढ़ा और इससे पहले कि अदिति कुछ समझ पाती, अगस्त ने पीछे से झुककर अपनी मजबूत बाहें उसकी कमर के इर्द गिर्द कस दी। उसके स्पर्श से अदिति का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया और फिर दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा। उसके हाथ में रखी सब्जी वहीं रह गई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अगस्त ने अपना चेहरा उसके कंधे के पास झुकाया, जिससे उसकी गर्म सांसें अदिति की गर्दन को छूने लगी। यह अदिति के लिए बिल्कुल नया और सिहरन पैदा करने वाला पहला एहसास था। क्या क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, माँ आ जाएगी, मुझे खाना बनाने दो, अदिति ने हकलाते हुए कहा, पर उसके शब्दों में वो पहले जैसा गुस्सा नहीं था। अगस्त ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और फुसफुसाते बोला, खाना बाद में बनेगा, पहले मुझे यह एहसास तो करने दो कि मैं वाकई यहाँ तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि इन पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हें कितना याद किया है। अदिति ने अपनी तेज होती धड़कनों को किसी तरह काबू में किया और बनावटी गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, देखो मिस्टर अगस्त, मेरी नाराज़गी अभी खत्म नहीं हुई है, जाओ यहाँ से। और तुम समझते क्यों नहीं हो, माँ किसी भी वक्त आ सकती है। अगस्त ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की, बल्कि उसके कान के पास झुककर शरारत से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारी तरह मंद बुद्धि नहीं है छिपकली, वो बहुत समझदार है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि दो प्यार करने वाले को कब अकेले छोड़ना चाहिए, इसलिए तो वो अपने कमरे में चली गई। तो अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अदिति ने अगस्त की बाहों में छटपटाते हुए कहा, तुम छोड़ोगे मुझे या मैं चिल्लाऊं? इससे पहले कि अदिति कुछ और कह पाती, अगस्त ने बिजली की तेजी से उसे अपनी तरफ घुमाया। अगस्त ने बिना एक पल गवाए झुककर उसके माथे पर एक बहुत ही कोमल और प्यार भरा किस कर दिया। अदिति का सारा गुस्सा जैसे पल भर में हवा हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई और धड़कनें बेकाबू होकर ढोल की तरह बजने लगी। वह किचन के स्लैब से सटकर खड़ी हो गई और पलकें झुकाकर अगस्त को चोर नज़रों से देखने लगी। उसने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज़ में बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि ये सब शादी के बाद? अगस्त ने मुस्कुराते हुए अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी और उसे खामोश कर दिया। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बस अपनी छिपकली को थोड़ा सा प्यार कर रहा हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? आखिर हफ्तों की तरफ के बाद आज ये सुकून मिला है। अदिति का गाल शर्म से गुलाबी हो गया था। वह बहुत कोशिश कर रही थी कि वह ना शर्माए, लेकिन अगस्त की बातें ही कुछ ऐसी थी कि वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी ओर मृत्युंजय और नैना शॉपिंग कर मॉल से बाहर निकल चुके थे। दोनों कार में बैठे। मृत्युंजय ने इंजन स्टार्ट की और कार सड़क पर दौड़ने लगी, लेकिन उसकी सोच नैना पर अटकी थी। वह बीच बीच में तिरछी नज़रों से उसे ही देख रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? जब से मैं होश में आया हूँ ये बदली बदली क्यों लग रही है? पहले तो मेरी हर बात पर गुस्सा और चिढ़ी हुई रहती थी, मुझे ताने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। मेरी मौजूदगी से भी इससे नफरत होती थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या ये कोई नई चाल है इसकी, या सच में इसे मुझसे हमदर्दी होने लगी है? समझ में नहीं आ रहा है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए नैना बड़े आराम से बोली, मुझे भूख लगी है। मृत्युंजय ने बिना उसकी तरफ देखे बेरुखी से कहा, घर चलो, जो खाना है वहीं खा लेना। नहीं, मुझे अभी भूख लगी है, नैना ने जिद करते हुए कहा। मृत्युंजय की भवें तन गई। मैंने कहा ना, हम आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। नैना ने बच्चों की तरफ मुंह बनाया और जिद पर अड़ गई। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे अभी भूख लगी है, मुझे अभी खाना है। क्या आप मुझे बाहर नहीं खिला सकते? क्या हम किसी रेस्टोरेंट नहीं जा सकते? मृत्युंजय अब पूरी तरह से झला गया। जब तुम्हें इतनी ही भूख लगी थी तो मॉल में ही क्यों नहीं बोली? वहाँ इतने सारे रेस्टोरेंट्स थे, वहीं कुछ खा लेती। और एक बात बताओ, ये तुम कैसे बिहेव कर रही हो? कैसे बिहेव कर रही हूँ मैं? नैना ने ना समझी में पूछा। मृत्युंजय ने दांत पीसते हुए कहा, ओ रियली, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? देखो स्वीटहार्ट, तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। कहाँ गए तुम्हारे वे तेवर? वो हर बात पर मुझे ताना मारना, मुझसे नफरत जताना। मृत्युंजय ने कार एक किनारे रोकी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, जब से मैं होश में आया हूँ तुम मुझे आप कहकर बुला रही हो। मैंने तुम्हारी जान क्या बचाई?
तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा यह बदला हुआ रूप। नैना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मृत्युंजय को विचलित करी थी। उसने अपनी मुस्कान को और गहरा किया और बेहद शांत आवाज में पूछी, मिस्टर रनावत, आखिर तकलीफ क्या है? आपको मेरी नफरत पसंद थी या मेरा अब आप कहकर बात करना बुरा लग रहा है, या फिर आप इस बात से परेशान हैं कि अब मैं आपसे लड़ती नहीं हूँ? मृत्युंजय ने कुछ कहना चाहा पर नैना ने उसे बीच में टोक दिया। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं एक आदर्श पत्नी की तरह, अरे नहीं, एक आदर्श गुलाम की तरह आपकी हर बात मान रही हूँ। फिर आपको ये चूल क्यों मच रही कि मैं बदल क्यों गई? क्या आपको अपनी जीत हजम नहीं हो रही है? मृत्युंजय की गहरी आंखें नैना के चेहरे पर टिक गई थी। वह उसके हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। नैना के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? नैना तार गई कि मृत्युंजय उसे डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा, मैं जानती हूँ मिस्टर रनावत कि आप लोगों के चेहरे पढ़ना बखूबी जानते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको अपने दिमाग तक पहुँचने का रास्ता नहीं ढूंढने दूंगी, बल्कि दिल तक पहुँचने का रास्ता दिखाऊंगी। उसने तुरंत अपनी नजरें मृत्युंजय के चेहरे से हटाई और खिड़की के बाहर देखते हुए सपाट अंदाज में बोली, मुझे पढ़ना बंद कीजिए और मुझे भूख लगी है तो खाना खिलाइए। मृत्युंजय अवाक रह गया। नैना के बात करने का तरीका, अचानक से टॉपिक बदल देना और ये बेरुखी, ये सब हूबहू मृत्युंजय जैसा ही था। उसे लगा जैसे वह आईने में खुद को देख रहा हो। उसने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की और बुदबुदाया, सच में इससे तो अच्छा था कि तुम खामोशी रहती। कम से कम तब तुम्हारी खामोशी को समझना आसान था, पर तुम्हारी ये बातें, यह तो मुझे उलझा रही है। नैना ने बाहर देखते हुए सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी और शरारत से बोली, देखिए मिस्टर रनावत, मेरी खामोशी आपने ही तोड़ी थी, तो अब सज़ा भी आपको ही मिलेगी। मुझे भूख लगी है और आपको खिलाना पड़ेगा, और अगर आपने मुझे अभी कुछ नहीं खिलाया तो मैं कार का म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर ऑन कर दूंगी और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे। मृत्युंजय की भवें तन गई। तो तुम अब मुझे धमका रही हो? नैना ने कंधे उचकाए। हाँ, यही समझ लीजिए। आखिर आप भी तो मुझे ऐसे ही धमकाते रहते हैं। मृत्युंजय ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने शांत स्वर में पूछा, ठीक है, बताओ क्या खाना है? आइसक्रीम, नैना ने चहकते हुए कहा। व्हाट? मृत्युंजय का सिर चकरा गया। सच में तुम्हें भूख लगी है और तुम भूख में आइसक्रीम खाना चाहती हो? नैना ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हाँ, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है और इस वक्त मेरा मन मीठा खाने का हो रहा है, और मीठे में आइसक्रीम से बेहतर क्या हो सकता है? मृत्युंजय ने एक बार फिर कार स्टार्ट की और रुखाई से बोला, कल पार्टी है, जितनी आइसक्रीम खानी है कल खा लेना, अभी घर चलो। नैना ने अपनी नज़रें खिड़की के बाहर टिका दी और अब उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सूनापन आ गया। वह बहुत ही धीमी स्वर में मायूस होकर बोली, आपको मालूम है, मुझे ठीक से याद भी नहीं कि कब अपनी मॉम के साय से दूर में देहरादून के उस बोर्डिंग स्कूल में भेज दी गई थी। वहाँ की वादियों में इतनी ठंडक थी कि मैं कभी चाहकर भी आइसक्रीम नहीं खा पाती थी। जब भी कोशिश करती थी मुझे बुरा वाला सर्दी जुकाम हो जाता था। मृत्युंजय के हाथ स्टीयरिंग पर थोड़े ढीले पड़े, पर वो खामोश रहा। नैना आगे बोलती रही, मैं वहाँ अपनी मॉम को बहुत याद करती थी, बहुत अकेला फील करती थी। वह तो अदिति साथ थी जिसने मुझे संभाल लिया, वरना शायद मैं खुद को खो देती। मैंने हमेशा सोचा था कि जब मैं पढ़ाई पूरी करके भोपाल लौटूंगी तो अपनी मॉम के साथ बैठकर जी भरकर आइसक्रीम खाऊंगी, पर यहाँ आने के बाद हालात ऐसे बदले कि मुझे मौका ही नहीं मिला। मुझे सचमुच आइसक्रीम खानी है। आपको नहीं खिलाना है तो मत खिलाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। नैना के इन शब्दों ने मृत्युंजय के भीतर जैसे किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दी। उसे अचानक वो छोटी सी नैना याद आ गई जिसके चेहरे पर आइसक्रीम लगी होती थी और वह उसे अपने रुमाल से साफ करता था। वह याद इतनी गहरी और मीठी थी कि उसके सख्त चेहरे पर एक अनजानी सी मंद मुस्कान तैर गई। नैना ने अपनी तिरछी नज़र से उसे देखा और उसकी मुस्कान देख ली। उसके चेहरे पर भी एक विजयी चमक आ गई। उसने जानबूझकर यह इमोशनल कार्ड खेला था। वो चाहती थी कि मृत्युंजय उस पल को याद करे जब उनके बीच नफरत की ये दीवारें नहीं थी। भले ही नैना के पास उन यादों की धुंधली तस्वीरें थी, लेकिन वह जानती थी कि मृत्युंजय के सीने में वो यादें आज भी ताज़ा और महफूज है। मृत्युंजय ने अचानक कार का रास्ता बदल दिया। नैना ने मासूमियत से पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसने गहरी आवाज़ में कहा, एक ऐसी जगह जहां भोपाल की सबसे अच्छी
आइसक्रीम मिलती है, और हाँ, चुपचाप खाना। अगर जुकाम हुआ तो कल पार्टी में जोकर की तरह छिपती मत रहना। नैना ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मुझे किसी आलीशान रेस्टोरेंट में जाकर नहीं खानी है, मुझे तो सड़क किनारे वाले स्टॉल से खानी है। मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप कार मोड़ी और ठीक उसी जगह लेकर जाकर रुकी जहां नैना जाना चाहती थी। यह भोपाल का सबसे मशहूर और पुराना ओपन एयर आइसक्रीम पॉइंट थी। नैना बिजली की तेजी से कार से उतरी और फिर ठिठक कर पीछे मुड़ी। उसने कार के अंदर बैठे मृत्युंजय से पूछा, आप नहीं आएंगे? आपको आइसक्रीम नहीं खानी? मृत्युंजय ने अपनी कलाई घड़ी देखी और बेरुखी से कहा, मुझे मीठे से सख्त नफरत है। तुम जाओ और जल्दी खाकर आओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। नैना ने मन ही मन कहा, झूठे कहीं के, पक्का बचपन में तो आप मेरे हिस्से के भी खा जाते होंगे। अब बड़े आए मीठे से नफरत वाले। वह एक शरारती मुस्कान के साथ पार्लर की तरफ बढ़ गई। उसने अपनी मनपसंद आइसक्रीम हाथ में थाम ली, पर उसका ध्यान स्वाद से ज़्यादा कार में बैठे मृत्युंजय पर था। वह बड़ी बेरुखी से मोबाइल चलाने में व्यस्त था, जैसे उसे आसपास की दुनिया से कोई लेना देना ही ना हो। नैना धीरे से खुद से बुदबुदाई, आइसक्रीम खाने में वो मज़ा कहाँ जितना मुझे अपने पति को छेड़ने और परेशान करने में आता है। मिस्टर रनावत को लग रहा है कि सिर्फ मेरी बातें और तेवर बदले हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि अब मेरा दिल का हाल भी बदल गया है। सोचा था खामोश रहकर इनके दिल में उतर जाऊंगी, उन्हें एहसास दिला दूंगी कि मेरे करीब होने से उन्हें भी कुछ कुछ होता है, पर उन्होंने तो बड़ी चालाकी से मेरी खामोशी ही तुड़वा दी। लेकिन कुछ तो करना होगा। नैना ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ सोचा, लेकिन अब ऐसा क्या करूं कि ये खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आए। तभी उसकी नज़र पास के खड़े 3-4 लड़कों पर पड़ी। वे लड़के हुलिये से थोड़े छिछोरे और आवारा किस्म के लग रहे थे। वे आपस में हंस हंसकर आइसक्रीम खा रहे थे और बीच बीच में आने जाने वाली लड़कियों पर फप्तियां कस रहे थे। उन्हें देखते ही नैना के चेहरे पर एक शैतानी और गहरी मुस्कान उभर आई। उसने मन ही मन कहा, मिस्टर रनावत को प्रोटेक्टिव होने का बड़ा शौक है, तो चलिए आज आपकी इसी खूबी का इम्तिहान लेते हैं। देखते हैं कि जब आपकी पत्नी को कोई देखता और छेड़ता है तब भी आप कार में बैठकर मोबाइल ही चलाते रहते हैं या बाहर निकलते हैं। नैना ने बड़ी नजाकत से अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और उसे हल्के से कमर पर खिसकाते हुए उन लड़कों के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह जानती थी कि मृत्युंजय की बाज जैसी नज़रें उस पर ही टिकी है, भले ही वह दिखावा मोबाइल चलाने का कर रहा हो। नैना ने एक तिरछी नज़र कार की तरफ डाली और सोची, अब आएगा मज़ा, देखते हैं आपकी बर्दाश्त करने की हद कहाँ ख़त्म होती है। जैसे ही उन लड़कों की नज़र नैना पर पड़ी, वे उसे देखते ही रह गए। नैना की खूबसूरती सच में नज़रें रोक लेने वाली थी। वह आराम से अपनी आइसक्रीम खा रही थी, लेकिन उसका अंदाज थोड़ा ज़्यादा ही दिलकश था। जिस तरह से वह आइसक्रीम का एक एक बाइट ले रही थी, उसे देखकर वे लड़के अपनी आइसक्रीम खाते खाते ही उसे घूरने लगे। धीरे धीरे वहाँ से गुजरने वाले लोगों की नज़रें भी नैना पर टिकने लगी, क्योंकि वो आइसक्रीम ही कुछ ऐसे अंदाज में खा रही थी जैसे जानबूझकर किसी को लुभा रही हो। और उसका निशाना कार के अंदर बैठे वो शख्स था जिसकी मुठ्ठियाँ गुस्से में अब सफ़ेद पड़ने लगी थी। मृत्युंजय, जो अब तक मोबाइल में डूबे होने का नाटक कर रहा था, उसका ध्यान इस वक्त पूरी तरह से नैना पर था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। नैना का यह बेबाक और बेपरवाह अंदाज उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बाहर जाकर नैना का हाथ खींचकर उसे कार में डाले या उन लड़कों की आंखें निकाल ले। तभी जैसा कि नैना ने सोचा था, एक लड़का अपनी हिम्मत जुटाकर उसके पास आया। उसने अपनी आंखों में एक छिछोरी चमक के साथ कहा, हाय मिस या मिसेस, यू आर लुकिंग गॉर्जस। आइसक्रीम खाने का यह नया और इतना हॉट तरीका आज हमने पहली बार सीखा है। क्या आप बता सकती हैं कि इस हुस्न की मलिका का नाम क्या है? नैना ने उसे अनदेखा करने की बजाय एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी पलकें झुका ली, जैसे वह उस लड़के की तारीफ का आनंद ले रही हो। वह मुस्कुराई और बोली, नाम जानकर क्या करोगे? लड़का थोड़ा और आत्मविश्वास से बोला, दोस्ती कर लेंगे। इतनी खूबसूरत लड़की से नाम तो जानना बनता है ना। नैना ने हल्के से सिर झुकाया, जिसे सोच रही हो। फिर उसने कहा, हाँ, नाम बताना इतना आसान नहीं होता। इतना कहकर उसने जानबूझकर एक नज़र कार की तरफ डाली। मृत्युंजय अब भी वहीं बैठा था, लेकिन इस बार उसका मोबाइल नीचे था और उसकी आंखें सीधे नैना पर टिकी हुई थी।
उसके चेहरे पर सख्त गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नैना के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो समझ गई थी कि उसकी चाल काम कर रही है। उधर लड़का फिर बोला, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आप यहाँ अकेली हैं। नैना ने मासूम बनते हुए कहा, क्यों, अकेली लग रही हूँ क्या? लड़का हंस पड़ा, लग तो यही रहा है। तभी अचानक पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज़ आई। तुम्हें क्या लगता है? वो आवाज़ इतनी सख्त थी कि लड़के के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। नैना ने बिना पीछे मुड़े ही पहचान लिया, यह आवाज़ उसके पतिदेव की थी। अगले ही पल मृत्युंजय उनके पास आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और जबड़े कस चुके थे। उसने अपने मजबूत हाथ से उस लड़के के कॉलर दबोच लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मृत्युंजय ने उसे एक झटके में अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही धीमी लेकिन जहरीली आवाज़ में कहा, इसका नाम जानना चाहते हो? इसका नाम तुम्हारी आखिरी गलती है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अपनी ये बदतमीज़ आंखें अगर दोबारा किसी लड़की को घूरती दिखी तो इन्हें बाहर निकालने में मुझे पल भर की भी देर नहीं लगेगी। और अगर 2 सेकेंड में तुम यहाँ से गायब नहीं हुए तो तुम्हारा नाम अखबार की सुर्खियाँ बन जाएगी। मृत्युंजय की खौफनाक शख्सियत और उसकी आंखों का वो पागलपन देखकर लड़के के पसीने छूट गए। उसके दोस्त जो दूर से मजे ले रहे थे, अपनी आइसक्रीम छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो गए। वो लड़का हकलाते हुए बोला, सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि यह, भागो यहाँ से। मृत्युंजय की एक दहाड़ ने उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। वो जैसे ही भागा, मृत्युंजय ने झटके से नैना का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें अब भी साफ थी। नैना का गला सूख रहा था पर वो अपनी जिद की मुस्कान छिपाए खड़ी थी। मृत्युंजय उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को सेड्यूस करने का? आइसक्रीम खाकर किसे रिझा रही थी तुम? नैना ने बड़े इत्मीनान से अपनी आधी पिघली हुई आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाई और मासूमियत से बोली, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? जिसके पास आपके जैसा हैंडसम और खतरनाक पति हो, उसे किसी और को सेड्यूस करने की भला क्या ज़रूरत है? अब आ ही गए हैं तो थोड़ी सी आइसक्रीम खा लीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मृत्युंजय को लगा जैसे नैना ने उसके जलते हुए जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। वो गुस्से में पागल हो रहा था और वो मज़े ले रही थी। उसने बिना कुछ कहे नैना की कलाई को कसकर पकड़ा और घसीटते हुए कार की तरफ ले गया। नैना अपने अंदर की खुशी छिपाते हुए मासूमियत से बोली, प्लीज़ मिस्टर रनावत, मेरी बात तो सुनिए। मैं तो बस आइसक्रीम ही खा रही थी और आपने मुझे ठीक से खाने भी नहीं दी। भला अपनी पत्नी के साथ ऐसा कौन करता है? लगता है आप एक अजनबी लड़के की तारीफ भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। वैसे आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है यदि उसने मुझे हुस्न की मलिका बोल ही दिया तो? इतना सुनते ही मृत्युंजय की पकड़ उसकी बाहों पर और मजबूत हो गई। अगले ही पल उसने झटके से नैना को अपनी तरफ घुमाया और उसे कार से सटा दिया। दोनों के बीच अब बस कुछ इंच की दूरी थी। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मृत्युंजय की आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रहा था। वो दांत भींचते हुए बोला, फर्क पड़ता है या नहीं ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। नैना बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देख रही थी। उसे वहाँ अपने लिए साफ साफ जुनून और जलन दिखाई दे रहा था और सच तो यह था कि उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। मृत्युंजय ने झुंझुलाकर उसे हल्का सा धक्का दिया और कहा, आइंदा ऐसी हरकत की ना तो अगली बार सिर्फ चिल्लाऊंगा नहीं, सीधा गर्दन दबा दूंगा तुम्हारी। नैना का हाथ अनजाने में अपनी गर्दन पर चली गई। उसे सच में घुटन महसूस होने लगी। वो हल्का सा खांसी और फिर अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देखने लगी, जैसे वो मन ही मन कह रही हो कि उसे उसका ये गुस्सा भी अच्छा लग रहा है। कार के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसमें दोनों की सांसें साफ सुनी जा सकती थी। मृत्युंजय का हाथ स्टीयरिंग पर इतना सख्त था कि उसकी नसें उभर आई थी। उसकी आंखों के पीछे अभी भी वही मंजर घूम रहा था। नैना का वो बेबाक अंदाज, वो ललचाती हुई आइसक्रीम और उन आवारा लड़कों की गंदी नजरें, उसे जलन हो रही थी। एक ऐसी जलन जिसे वो नाम नहीं देना चाहता था। वही नैना बाहर की तरफ देखते हुए मन ही मन बरबराना शुरू किया, जल कुकुरा कहीं का, अंदर ही अंदर भुने जा रहे मिस्टर रनावत, लेकिन मुंह है कि जैसे फेविकोल लगाकर बंद किया हो। एक बार बोल क्यों नहीं देते कि हाँ उन्हें फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। उनकी वो लाल आंखें और भिंची हुई मुठिया चीख चीख कर कह रही है कि इन्हें जलन हो रही है, पर नहीं, अगर सच बोल दिया तो द ग्रेट एमजे कैसे कहलाएंगे। नैना ने अपनी मुस्कान को खिड़की के कांच में देखा और फिर एक तिरछी नज़र मृत्युंजय के सख्त प्रोफाइल पर डाली।
इन्हें डर है कि कहीं वो पत्थर दिल इंसान वाला टैग छिन न जाए जो इन्होंने सालों से बड़ी मेहनत से संभाल कर रखा है। अरे अगर थोड़े से आशिक बन भी जाओगे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, पर मजाल है जो अपनी अकड़ कम कर ले। बैठे रहिए ऐसे स्टैचू बनकर। मेरा भी नाम नैना है। आपकी इस पत्थर की दीवार में दरार ना डाल दी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन मैं ऐसे बोर नहीं होने वाली हूँ। उसने बड़ी नजाकत से अपनी उंगलियां म्यूजिक सिस्टम की तरफ बढ़ाई और बटन दबा दिया। जैसे ही कार के स्पीकर से संगीत की लहरें गूंजी, मृत्युंजय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो खुद को शांत रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। दरअसल हॉस्पिटल में नैना को बुरी तरह सुनाने के बाद जब नैना उससे बात करना छोड़ दी थी, खामोश हो गई थी, तो उस खामोशी ने उसको अंदर से कितना परेशान किया था यह तो वही जानता था। और उसे अपनी उस जिद से नफरत हो रही थी, इसलिए अब वो चाहकर भी नैना पर चिल्ला नहीं पा रहा था। वह उसे अपनी बातों से चोट नहीं करना चाहता था, वह उसे फिर से उस खामोशी की गुफा में नहीं भेजना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही गाने के बोल शुरू हुए, नैना के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई और वहीं मृत्युंजय के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। कार में गाना गूंज रहा था, कह दो कि तुम हो मेरी, वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना, यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। उसने एक झटके में कार को सड़क के किनारे लगाया। ब्रेक की आवाज़ सन्नाटे को चिर गई और उसकी आंखें गुस्से से गहरी लाल हो गई। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में बैठे पृथ्वी रघुवंशी अपने शिकार के लिए जाल कस रहे थे। उनकी कुर्सी के सामने खन्ना खड़ा था। खन्ना ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मृत्युंजय रनावत नैना बेबी के साथ रनावत मेंशन से बाहर निकला हुआ है और इस वक्त उनकी पूरी लोकेशन ट्रैक हो रही है। यह सुनते ही पृथ्वी रघुवंशी के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान फैल गई। उन्होंने धीरे से कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, अच्छा, तो जो कहा गया है वह काम आज हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने धीरे धीरे उठकर खन्ना की आंखों में आंखें डाल दी। उनकी आवाज़ ठंडी और खतरनाक हो गई। इस बार काम पक्का होना चाहिए। खन्ना ने हल्का सा घबराकर अपना गला साफ किया और कहा, हम कोशिश तो पूरी करते हैं मालिक, लेकिन मृत्युंजय रनावत, उसका नाम सुनते ही पृथ्वी रघुवंशी की भौवें तन गई। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह दांत भींचते हुए बोले, आखिर कब तक उसकी किस्मत उसका साथ देगी? किस्मत को मात देना मुझे आता है। उन्होंने हाथ के इशारे से खन्ना को जाने का संकेत दिया। अब जाओ यहाँ से, और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। खन्ना तुरंत सिर झुकाकर वहाँ से निकल गया, लेकिन कमरे में खड़े पृथ्वी रघुवंशी अब भी खतरनाक मुस्कान के साथ खिड़की के बाहर देख रहे थे। क्या होगा कहानी में आगे? अब कहानी लेगी कौन सी मोड़, ये जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।